नमस्कार, आप देख रहे हैं DTN RST। वामसेक राष्ट्रीय मूल निवासी संघ द्वारा राजमाता लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्मदिन एवं विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर 34वां मध्य प्रदेश अधिवेशन पर कई पदाधिकारियों ने भाषण दिया। पेश एक रिपोर्ट। और दुश्मन जो काम कर रहा है और दुश्मन से अगर कम से कम 1 इंच हमको ज्यादा सोचना चाहिए तो ही जाकर हमको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आज पूरे देश भर में आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि समय कम है, हम लोगों को सभी वक्ताओं को सुनना है और खास करके मिश्रम साहब को सुनना है, तो 2 बातें ही कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक उदाहरण देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश में हमारे ओबीसी के एक नेताजी हैं और उन पर एक ब्राह्मण हमला करता है और फिर वो हमला करने के बाद में वो कहता मैं करनी सेना का कार्यकर्ता हूं, और नेताजी दूसरे ही दिन स्टेटमेंट देते मीडिया को कि जो क्षत्रिय लोग हैं, ये ठाकुर लोग हैं, इन लोगों को ठाकुर होने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ये लोग योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, इसलिए ये गुंडा राज हो गया है। उन लोगों को यही नहीं पता नेताजी को कि ये लड़ाई लड़ने वाला कौन है, असली दुश्मन कौन है। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किया, सोशल मीडिया पे सारा मैंने वायरल किया है कि जो रोहित द्विवेदी है वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है, गौरक्षक का कार्यकर्ता है। मतलब देश में जो लड़ाई करने वाला है, जो मौर्य और क्षत्रियों का झगड़ा लगाने वाला जो काम किया जा रहा था, ये अपने आप नहीं हुआ, ये आरएसएस के लोग प्री प्लान बनाकर ये काम किया। मैंने लिखा उस पोस्ट में, अगर आज मिश्राम साहब नहीं होते तो आज भी मौर्य लोगों को लगता कि असली दुश्मन क्षत्रिय है। हम लोग अपने लोगों को बचाने का काम नहीं कर रहे, हमने क्षत्रियों को भी ये बताने का काम किया कि असली दुश्मन इस देश का ब्राह्मण है, इस देश का असली दुश्मन क्षत्रिय नहीं है। लेकिन ब्राह्मण हर चाल जो है क्षत्रियों के प्रति ले जा रहा है, उसको टारगेट कर रहा है, उनको बदनाम कर रहा है, लेकिन फिर भी क्षत्रियों को समझ में नहीं आ रहा है, ओबीसी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो मिश्राम साहब बता रहे हैं वो बात अगर हमने नहीं मानी तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो गुलामी होने से कोई बचा नहीं सकता। लास्ट में साथियों एक बात कह रहा हूं आपको, संगठन शक्ति क्या है। 2022 में पंचायती चुनाव हुए, अब ये मीटिंगें ले रहा हूं, ब्राह्मणों के विरोध में बोलता भी हूं। मिश्राम साहब कहते जो जागृति सही जानकारी नहीं देती वो जागृति नहीं है। उसका छोटा सा वीडियो मैंने एक चुनाव लड़ा और वो वीडियो काट के वायरल किया गया कि ये ब्राह्मणों को विदेशी कहते हैं, और वो वीडियो से मैं चुनाव तो हार गया, लेकिन ब्राह्मणों ने दबाव बनाया कि ये व्यक्ति अगर माफी मांग ले पंचायत में तो इसे चुनाव जिता देंगे। हमने कहा हम कुछ भी करने वाले नहीं है, जो मेरा पंचायती गढ़ है सारे के सारे ब्राह्मण उच्च वर्ग के लोग हैं, लेकिन साथियों अगर मैं संगठन में नहीं होता तो मेरे घर को 4 घर मात्र हमारे हमको नाक रगड़ने पड़ती। ये संगठन की शक्ति होती है। तब मुझे समझ में आया कि संगठन की क्या शक्ति होती है। अगर मैं वामसेक में नहीं होता तो मेरे परिवार वालों को मुझे नाक रगड़नी पड़ती, लेकिन संगठन शक्ति के कारण उन लोगों के अंदर ये डर पैदा हो गया कि ये आदमी ट्रेंड आदमी है। अगर इसके मैंने अनाउंस किया, अगर मैंने कोई बात गलत कही है थाने में FIR करो। एक भी ब्राह्मण और उच्च जाति का आदमी FIR करने नहीं गया, क्योंकि उनको ये बात मालूम पड़ गया कि ये संगठन का कार्यकर्ता है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप संगठन में रहिए, अनुशासित रहिए, और जो मिश्राम साहब बता रहे हैं उसको निरंतर अनुशासन में रह के कार्य करें, तभी साथियों हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूलवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानी खन्ना साहब, हमारे ओजस्वी वक्ता हैं। सम्मानीय आज की अध्यक्षता करेंगे वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेक, हमारे बीच में 2 मिनट में आने वाले हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले वक्ता है कैलाश सूर्यवंशी साहब, प्रांत अध्यक्ष अपाक्स मध्य प्रदेश। सर से अनुरोध है संक्षिप्त में अपनी बात रखें, सभी वक्ताओं को ओनली 7 मिनट का समय दिया गया है। थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी।
जय ज्योतिबा माता सावित्रीबाई, समस्त मूल निवासी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन समस्त अतिथियों को नमन करता हूँ। मंच के सम्मुख विराजमान सावित्रीबाई फुले समान माता बहनें, मेरे वरिष्ठ युवा समस्त भाइयों और आयोजक करता हूँ। 7 मिनट का समय दिया। शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हुआ हूँ। 40 मिनट का पीरियड पढ़ाता था। ठीक है, मैं अपनी बात 7 मिनट में पूरी करने की कोशिश करूँगा। 2 माह पहले ही सरकार की बेड़ियों से मुक्त हुआ हूँ और आज से ठीक 40 साल पहले मैं बामसेप DS4 के माध्यम से अपनी गति पकड़ी थी। मैंने गांव-गांव, शहर घूम के हमने स्वर्गीय आप वरिष्ठ जो बैठे हैं वो समझ जाएंगे, दयाराम जी सोलंकी जी, उज्जैन के माधव सिंह जी परमार साहब, उनके हम अनुयायी रहे और उन्होंने मार्गदर्शन किया। मैं मानता हूँ आज मैं जिस पद पर हूँ उस पद का मुझे वास्तव में एक संघर्ष करने के बाद शासन से मान्यता प्राप्त संगठन अपाक्स और अजाक्स दोनों मान्यता प्राप्त है। अपाक्स में मैं विगत 1 वर्ष से प्रांताध्यक्ष बना हूँ, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक भी है। और यही उद्देश्य हमारा आज का मूल निवासी और 34वें अधिवेशन की ओर इंगित करता है। मेरा मानना है मेरे संगठन में जितने भी जिला अध्यक्ष हैं 60% मैं कहता हूं कि SC/ST के हैं, 40% जो OBC और माइनॉरिटी के हैं। उनमें जो जागृति आई है, फिर भी जो देखना चाहता हूं वो पूर्ण रूप से नहीं आई है। वो अपने आप को उच्च वर्ग आज भी मानते हैं, क्योंकि जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ये बेल्ट जरूर OBC का हमारे साथ जुड़ा है और संघर्ष करने के लिए तैयार है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो सेवानिवृत्त हो गए हैं वो खुलकर अपने मोहल्ले, गांव, शहर, जिले, प्रदेश में जो हमारा बहुसंख्यक इशारा है, जो हमें हक अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, उसे वापस छीनना है। क्योंकि हम अगर हमारा इतिहास देखा जाए तो हमारी वंशज, हमारे पूर्वज शासक रहे हैं। चाहे हम किसी भी वंश के, मौर्य कहे, सूर्यवंशी कहे, वाल्मीकि कहे, कहीं भी हम देखे जाएं, अगर इतिहास को बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हम शासक हैं। हमारे खून में शासकत्व रहता है। इसीलिए हम कोई आंदोलन होता है तो उसे मरने के लिए डट जाएंगे, पर उस आंदोलन को हम सफल बनाएंगे, चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो या अन्य। मैं माननीय बावन मेश्राम साहब के वीडियो और लाइव सुनता रहता हूं, जो वो कार्य कर रहे हैं, जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम आपको सबको मिलकर उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है। इस प्रदेश में मैं मानता हूं मध्य प्रदेश ब्राह्मण वंशी इशारे पे चलने वाला RSS का गढ़ है, जहां पर हमें मूल निवासियों को दबाना और शासन करना हमारे ऊपर उनकी नीति रही है। इसको परास्त करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक नीति निर्देशन के तहत कार्य करना पड़ेगा। जिस तरह अभी RSS का जो इतिहास देखा जाओ, बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत बड़ा संगठन बनाया उन लोगों ने, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं होता। मेरा मानना है कि हम संख्या में ज़्यादा हैं, उसके बाद भी हमारे जो घटक दल अन्य छोटे छोटे बना के हमको विभाजित किया गया है, उन सबको एक होकर हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मजबूती के लिए ऐसे प्रयास करना चाहिए ताकि वो निचली पीढ़ी हो वो भी आगे आए। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूंगा, आयोजकों ने समय कम दिया है। आदरणीय वर्मा साहब ने, मैं जब बैठा था, एक बात बताई थी, वो बात मेरे मंथन में है। उन्होंने जब बताया था कि एकल पद पे आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, चाहे ये बैकडोर एंट्री के माध्यम से कहें, संविदा के माध्यम से कहें, ठेका पद्धति के माध्यम से कहें। आज से 4 साल पहले मैं, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, हम प्रतिनिधि मंडल के रूप में अपाक्स के माध्यम से हम गए थे। मैंने उनसे कहा था कि जब एकल पद का आप आरक्षण नहीं देते हैं तो एकल पद सरपंच का होता है, एकल पद जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है, वहाँ तो तुम आरक्षण दे देते हो। एकल पद सचिव का होता है, वहाँ तुम आरक्षण नहीं देते हो। सचिव से लेके अन्य विभाग में भी जहाँ एकल पद होता है उसे भी आप ड्राइंग के रूप में भोपाल से तय करें। जब सरपंच OBC, SC, ST और सामान्य वर्ग का है तो एक पद हमारे एसोसिएट प्रोफेसर का,
क्यों ना हमारे वर्ग का हो। ये मांग मैंने अपने संगठन की ओर से भी रखी है, ज्ञापन भी दिए है। मैं इस लड़ाई को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि संगठन के साथ साथ सामाजिक स्तर पे हमारी माताओं बहनों की संख्या कम रहती है, उन्हें आगे लाएं, बढ़ाएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मुझे यहाँ बुलाया, समय दिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय सीमा में अपनी बात रखने के लिए। अगले वक्ता सम्मानीय अरविंद भालाद्रे साहब, स्टेट इंचार्ज BVM2 BVCF मध्य प्रदेश। ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, आदिवासी छात्र संघ, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन और बालक बालिका संघ और छात्रावास संघ, ये 8 संगठनों के प्रभारी है सम्मानीय अरविंद भालाद्रे साहब। हेलो जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी, आपने मुझे इस डाइस पर अपनी बात रखने का अवसर दिए। सभी साथियों को जय मूल निवासी। बोल 85। आवाज नहीं आ रही साहब, अभी भी लंच करे हो। बोल 85। और एक बार बोल 85। बहुत बढ़िया, ये आवाज दिल्ली के तख्त तक जाने चाहिए। साथियों, पहांदी पहाड़ी कुपार लिंगो से मान्यवर कांसीराम साहब तक के जितने हमारे महापुरुष, महानायक, महानायिका, संत, गुरु, सूफी संत जन्म लिए हैं, उन सभी को वंदन करते हुए मैं जो कल ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस संपन्न हुआ, उसकी पुनः हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी। साथियों, मैं ज़्यादा कोई भूमिका न रखते हुए सीधा विषय पर आता हूँ। जी, अभी जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और काफ़ी सक्रियता से सफल हुआ। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, वह भी काफ़ी सफल हुआ है। और मध्य प्रदेश में भी डेट मिली है 18 सितंबर की। तो हमको इस आंदोलन को सफल करना है और इसी तारतम्य में जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन होने वाला है, जैसा कि आपने सुना है 6 अक्टूबर 2022 को बहुत बड़ा जन आंदोलन नागपुर में हुआ था। तो उसी तिथि को 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पे होने वाला है। तो साथियों, हमको विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार जो हमारे साथी है और हमारे जो भूतपूर्व नौजवान साथी है, जो पेंशनर है, उन लोगों ने भी भरपूर साथ सहयोग करना होगा। अभी देखे होंगे आपने, जो महाराष्ट्र में राज्य अधिवेशन, जो महाराष्ट्र में जन आंदोलन सफल हुआ, उसमें प्रोटान्स की बहुत बड़ी भूमिका है। तो साथियों, प्रोटान्स जो राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का शक्तिशाली आपसुट विंग है, उसने जो सहयोग किया है, उसके साथ जो हमारा वहाँ पर जन आंदोलन सफल हुआ है, उसी प्रकार हमको मध्य प्रदेश में भी करना है। प्रोटान्स मतलब प्रोफेसर, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग एसोसिएशन, मतलब ये हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित जो कर्मचारी है और नॉन टीचिंग स्टाफ है, प्रोफेसर वगैरह, इन सभी का संगठन है। तो हर गांव में जो शिक्षक है, चाहे प्राध्यापक हो या आंगनवाड़ी शिक्षक हो, वो भी एक शिक्षिका का काम करते हैं, तो उनका भी हमको साथ सहयोग लेना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे मैडम कंचन लता लांजेवार जी मैडम है, राष्ट्रीय मूल निवासी आंगनबाड़ी सेविका संघ की राष्ट्रीय संयोजक है। हमारे टीचर यहाँ पे बैठी हुई है शकुन प्रधान मैडम, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो साथियों, हमको हमारा जो जन आंदोलन है कैसे सफल होगा, सबसे पहली बात, हम किसी छात्र के पास में जाते हैं तो वो बोलता है, क्या आपका बच्चा इस जन आंदोलन में शामिल है? तो सबसे पहली बात, हमारी पूर्व शर्त यह है कि हम कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी
यदि हम 100% विचारधारा को फॉलो करते हैं तो अपने बच्चे को भी इस संगठन से जोड़ना होगा। तब पड़ोसी का बच्चा हमारे साथ में इस संगठन में आएगा और हमारी इस विंग को मजबूती के साथ में ठोक बजा करके साथ सहयोग करेगा। तभी हम मिशन व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। युवा का उल्टा होता है वायु। युवाओं में वो शक्ति होती है जो हवा के प्रवाह को बदल सकती है। तो साथियों, हमको अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, निजीकरण, एलपीजी, सारा प्राइवेटीकरण हो चुका है। आज हमारे बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कुंठाग्रस्त हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां खराब हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी और निजीकरण के माध्यम से हमारे जो नौजवान हैं औने पौने दाम पे जो धन्ना सेठों के यहाँ पे नौकरी करते हैं। तो साथियों, जो 10% अभी EWS जो संविधान विरुद्ध लागू किया गया है, बिना किसी संवैधानिक चर्चा के, बिना किसी संविधान में पार्लियामेंट में बहस के इसको लागू किया गया है, ये हमारे साथ में बहुत बड़ी धोखेबाजी है। तो इसका हमें समाधान कैसे करना होगा? इसका समाधान यदि हमें करना है तो हमको, जो हमारा दुश्मन है, शासक वर्ग है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। क्या हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों के सुनहरे फ्यूचर के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए क्या ईमानदारी से अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं? यदि नहीं तो हम इस व्यवस्था में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो हमको पुरजोर तरीके से कामयाबी यदि करना है तो अपने बच्चों को, बेटी हो या बेटा हो, उनको, जो बेरोजगार है, युवा है, विद्यार्थी है, जो छात्रावास में रह रहे हैं, जो इन सभी को हमको सम्मिलित करना होगा। मुझे चिट्ठी आ चुकी है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जोहार। बोल 85, बोल 85। धन्यवाद। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम में सम्मानीय पीरूलाल परिहार साहब, मानव अधिकार परिषद के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। सम्मानीय मुकद्दर पटेल साहब, आपका भी हम स्वागत करते हैं। सम्मानीय हीरालाल एरवाल साहब, मानव अधिकार मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश, हम आपका भी स्वागत करते हैं। ये बीएमपी के कार्यकर्ता ध्यान दें, कूपन और बालाघाट के पर्चे आ चुके हैं। कृपया सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, डिप्टी कलेक्टर साहब से संपर्क करें। मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ। परमानंद साहू साहब नरसिंहपुर, हरवेंद्र कुशवाहा साहब सागर, भैरूलाल इमरियार साहब धार, राधे श्याम कोल साहब रीवा, ओपी कुशवाहा साहब सतना, विनोद किरार साहब दतिया, राजेश मालवी साहब आगर मालवा, कैलाश मालवी साहब देवास। जो भी कार्यकर्ता है या ये नहीं आए हैं तो संबंधित जिला के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पे काउंटर पर वासनिक वानखेड़े साहब संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हमारे वक्ता सम्मानीय एडवोकेट अनवर खान साहब, वरिष्ठ पदाधिकारी, भारत मुक्ति मोर्चा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएमपी, आपका स्वागत है। साथियों, जय मूल निवासी, आज 34वें राज्य स्तरीय अधिवेशन में मुझे बोलने का मौका दिया गया है। उसके पूर्व भी कई बार वामसेन संगठन द्वारा मुझे मौके दिए गए हैं। साथियों, उपस्थित सभी श्रोतागण और मंच में बैठे वक्तागण और हमारे महापुरुष, जिन्होंने इस समाज को उत्थान के लिए अपना जीवन निछोर कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए गए। और कई महापुरुषों की तो एक वर्ग ने उनकी हत्याएं कर दी गई, लेकिन ये मिशन जिस तेज़ी से चलना चाहिए था उस तेज़ी से नहीं चला। देश आज़ादी के पूर्व बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शिथिल पड़े हुए एक मिशन को फिर उठाया और भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद
का संविधान भारत आज़ाद हुआ और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को सौंपा गया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का जो सौंपा गया था उसमें ऐसे कोई विद्वान ही नहीं थे कि बाबा साहब के अलावा इस इतने बड़े देश के संविधान को जो लिख सके। चूँकि ये तो चाहते नहीं थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को से संविधान लिखवाया जाए, वो ये भी जानते थे अगर बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान लिखवाया गया तो मनुस्मृति को ख़त्म कर देंगे और जो भी ग्रंथ है हमने जिससे समाज को हमने बांध रखा है उस ग्रंथ को उसके ओरुल्ट कर देंगे। लेकिन एक मजबूरी ये हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा भारत का संविधान को नहीं लिख सकता है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया और ये कहे कि आप ड्राफ्टिंग आप तैयार करें। लेकिन हकीकत ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा संविधान लिखा और उसमें जब उसका पठन किया गया, उसका पाठन किया गया, उसके बावजूद उन्होंने ऐसी कोई त्रुटि इनकी निकालने की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा साहब उसको ओवररूल किया जाए या उसको इस संविधान में कोई अमेंडमेंट उसमें किया जाए या उसमें कोई बातें कम की जाए, क्योंकि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था उसमें सभी समाज के वर्ग का हित निहित था। इसलिए संविधान हमारा लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद में, क्योंकि रिजर्वेशन तो बाबा साहब ने एससी का रिजर्वेशन देश आज़ादी के पहले ही उन्होंने 7% करवा दिया था। उनको मालूम था कि यदि मैं रिजर्वेशन आरक्षण नहीं करूंगा तो देश आज़ादी के बाद में ये लोग उस आरक्षण को आरक्षण लागू होने ही नहीं देंगे। उसके बाद एसटी का आरक्षण जो लागू हुआ साथियों, जिसका नतीजा उसका परिणाम आज हमें कुछ सालों बाद 1970 के बाद हमें मिला है। देश आज़ादी के बाद में जब ये व्यवस्था आई कि हमारे एसटी एससी लोगों के पास ज़मीन नहीं है, संपत्ति नहीं है, रहने को मकान नहीं है, तो जमींदारी जागीरदारी समाप्त करने के लिए कि ये ज़मीन जो है हमारे एसटी एससी भूमि इन लोगों को मिले, जमींदारी समाप्ति का कानून बना। जमींदारी के बाद उन्होंने सीलिंग एक्ट बनाया और वो सीलिंग एक्ट जिनके पास हजारों बीघा ज़मीन थी वो कुछ ज़मीन शार्ट में बोल देते हैं। बोल 85 वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ो। बोल 85 बोल 85 बोल 85 वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल 85 बोल 85 बोल 85 बोल 85 बोल 85। हमारे बीच में हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय वामन मेश्राम साहब हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, जो बामसेब का 34वां राज्य अधिवेशन मध्य प्रदेश का संपन्न होने जा रहा है, उसके सेकंड सत्र की और अंतिम सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हम मध्य प्रदेश के साथी उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हमारे सम्मानीय एडवोकेट अनवर खान साहब अपनी बात कंटिन्यू करें। साथियों, मैं अपनी बात आदरणीय अध्यक्ष महोदय आ गए हैं, मैं अपनी बात को संक्षेप में पूरी इसको कर देता हूं। साथियों, जमींदारी समाप्ति विधान बाबा साहब अम्बेडकर के समय में बना और जागीरदारी समाप्ति विधान जो बना उसके बाद में सीलिंग एक्ट बना। सीलिंग एक्ट की किताबें ये कानून बना था कि जिनके पास हजारों सैकड़ों बीघा ज़मीन है उस ज़मीन अतिशय उनसे घोषित की जाए और उनको मेंटेनेंस के लिए जितनी थोड़ी कुछ ज़मीन उनको दी जाए, बाकी ज़मीन भूमिहीन लोगों को बांट दी जाए। ये दोनों कानून बाबा साहब अम्बेडकर 1952 और 1954 में जब बनने के बाद में जब इसका पालन किया गया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के उनको खारिज कर दिया कि संपत्ति रखने का अधिकार सभी को है और इस कारण से जो ज़मीनें जमींदार जागीरदार के पास थी वो हमारे भूमिहीन विशेषकर एसटी एससी लोगों को ज़मीन हमको नहीं मिली और वो जो कानून बना उस कानून का कोई भी फ़ायदा हमें नहीं मिला गया और ज़मीन जो अतिशय घोषित की गई थी, सीलिंग में जो ज़मीन गई थी उस ज़मीन का हमें ऐसी ज़मीन का हमको पट्टा दिया गया जिस ज़मीन पर हमारा कब्जा ही नहीं है। जब हमारा कब्जा ही नहीं है तो सालों साल हम मुकदमा लड़ते रहे और गरीब से हम और गरीब हो गए। तत्पश्चात इस कानून इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। 1989 में एट्रोसिटीज एक्ट बना। अब एट्रोसिटीज एक्ट बना, अत्याचार निवारण अधिनियम। उस एसटी एससी के खिलाफ जो अत्याचार होते थे उस कानून में जब ये कानून बना, कानून का जब कोर्ट गठित की गई, कोर्ट गठित होने के बाद में
कानून में ST SC का जज होना चाहिए था, अभियोजन को चलाने वाला सरकारी वकील ST SC का होना चाहिए था। जो जज जो बने वो सामान्य वर्ग के बने, जो अभियोजन को चलाने वाले थे वो भी सामान्य वर्ग के बने। तो साथियों, इंसाफ हमें कहाँ से मिलेगा? इस कानपुर में 1995 का केस है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, तो जज ने, कानपुर के जज ने फैसला दिया कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना कोई अपराध नहीं है। इसी तरह भंवरी देवी का केस सबको मालूम है, राजस्थान का था, उसके साथ बलात्कार किया गया। वो जो बलात्कारी थे वो सब सर्ण जाति के थे। उसमें ये कह के जज ने ये फैसला दिया गया कि ये जो अपराधी जो लोग हैं ये अच्छे समाज के लोग हैं और इसलिए ये कोई अपराध कर नहीं सकते, और इसमें से आधे अधेड़ उम्र के हैं। इस तरह ये कहकर उन सभी को बरी कर दिया गया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालत से अब हमें कोई इंसाफ पहले भी नहीं मिलता था, अब भी हमारे ST SC लोगों को, OBC लोगों को बराबर इंसाफ नहीं मिलता है। इसलिए हमें हमारी लड़ाई बहुत कंटिन्यू जारी रखना है। जुडिशरी में हमारे जिला न्यायालय के स्तर पर, हाई कोर्ट में हमारे एक भी जज नहीं, 870 जजों में से सिर्फ हमारे SC ST के 9 जज हैं। अब 9 जजों का क्या प्रभाव रहता है? वो जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में जितने जज हैं उन जजों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल रहता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों का जब कंट्रोल रहता है और उनमें मॉनिटरिंग की जाती है कि कोई जज अपनी लाइन से तो नहीं भटक रहा है, इस तरह वो जज भी हमारे हक में कोई फैसला नहीं कर सकता, यानी इंसाफ हमारे साथ में आज भी नहीं होता। इसलिए साथियों, हमें इस तरफ वो जागरूक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जुडिशरी पे ध्यान देना चाहिए। हमारे सांसद विधायक है, जो हमारे सांसद विधायक है, उन्होंने अभी AGP और GP की पोस्ट जो खाली रहती है वो पॉलिटिकल बेस पे भरी जाती है, लेकिन सांसद हमारे ST SC के जो सांसद है उनकी तरफ से, अभियोजन साक्षी की तरफ से सरकारी वकील अभी तक किसी भी ST SC को नियुक्त नहीं करता है। तो जबकि हमारे सांसद विधायक जो है, इनसे हमें इनके ऊपर प्रभाव डालना चाहिए कि ज़्यादा हमारे अभियोजन चलाने के लिए ST SC सरकारी वकील जिसको कहते हैं उसको नियुक्ति दी जाए। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। साथियों, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के हमारे पदाधिकारी हैं उनसे थोड़ा निवेदन है कि जो उनके पास अभी राज्य अधिवेशन को लेकर जो फंड कलेक्ट किया है, कुछ नकदी उन्होंने बताया था और उन सभी साथियों को हमने अवगत करा दिया था कि आपके पास जो नगद राशि है उसे जमा करें। अगर आप लोग यहाँ पर वो नकदी राशि लेके आए हैं तो तुरंत काउंटर पर विनोद डोंगरे सर और सिद्धार्थ देवव्रतार जी बैठे हुए हैं, उनके पास फंड जमा करें ताकि आपको रसीद उसकी उपलब्ध कराई जा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय एडवोकेट अनवर खान साहब। हमारे प्रथम सत्र के एक वक्ता बोल नहीं पाए थे, रह गए थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय राम भरोसा भील साहब, रिटायर्ड NFL अधिकारी विजयपुर, आपसे मेरा अनुरोध है कृपया मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे अगले वक्ता हैं सम्मानीय संदेश झिलपे साहब, प्रदेश सचिव बामसेब मध्य प्रदेश। आपसे अनुरोध है आके संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सम्मानीय झिलपे साहब। जय मूल निवासी साथियों, सभी समस्त महापुरुषों को मेरा नमन और मंच पर उपस्थित सभी अध्यक्ष और मुख्य अतिथिगण, जय मूल निवासी। मैं बामसेब की ऑफशूट विंग राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, जो प्रशासन के ऊपर एक दबाव बनाने का काम करता है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नारा रहता है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा जाग उठेगा मूल निवासियों के नारों से। ये नारा ऐसा है कि इससे प्रशासन पूरी तरीके से हिल जाता है। मैं एक कर्मचारी हूँ जिसमें मुझे विषय पर मध्य प्रदेश के वर्तमान सभी विभागों में
स्थायी अस्थायी जो कर्मचारी की भर्ती होती है, इस पर मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। यह बिल्कुल सत्य बात है। आज की सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के तहत जो मजदूर वर्ग को कम कीमतों में उनको भर्ती किया जाता है और उनका सरकारी संस्थानों में उनका शोषण किया जाता है। ये कहीं ना कहीं रोजगार के नाम पर उनके साथ शोषण किया जाता है और ये आउटसोर्सिंग के नाम पर सरकारी संस्थाओं में जो सरकारी कर्मचारी जो बच्चे नए पढ़ लिख कर आते हैं, उनको एक दिमक के तरह ये आउटसोर्सिंग के वर्कर के रूप में ये लेबर वर्क को बीच में यहाँ पे लाया जाता है। ये केवल मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे केंद्र के जितने भी सरकारी संस्थानें हैं उसमें ये आउटसोर्सिंग के लेबर वर्क को भर्ती किया जाता है, जिसमें उनको कम भुगतान कर उनको ज़्यादा काम किया जाता है, जिससे जो आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें मैन पावर की कमी पूरी कर सके। जो आज के वर्तमान में जितने भी सरकारी संस्थानें हैं पूरे मैन पावर की कमी है। अभी पिछले जो संसद में एक राज्यसभा सांसद ने उठाया था कि रक्षा विभाग में कितने पदों की खाली है, कितने पदों की कटौती है। तो अभी राज्यसभा का एक क्वेश्चन में आंसर दिया गया कि 10 लाख कर्मचारी की कटौती यहाँ पे की जा चुकी है, अभी तक भर्ती नहीं हुई है रक्षा विभाग में। रक्षा विभाग को छोड़कर अन्य भी सरकारी संस्थानें हैं, उसमें आज भी 20 से 25 लाख की आज भी भर्ती कम से कम होनी है। परंतु आउटसोर्सिंग के नाम पर ये मैन पावर के दबाने का काम किया जा रहा है और ये केवल ये आउटसोर्सिंग के नाम पर मैन पावर को दबाने का काम नहीं है। ये SC, ST और OBC वर्ग का जो सरकारी संस्थान में भागीदारी होती है, ये कहीं ना कहीं उनको वंचित रखने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा, नौकरी मिलेगी नहीं तो पुरानी पेंशन की मांग होगी नहीं। आज सबसे बड़ा जो नौजवानों का जो मुद्दा है, ये रोजगार का ही मुद्दा नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो 2004 के बाद जो पुरानी पेंशन बंद करके ये न्यू पेंशन स्कीम लाई गई है। और हमारी आज भी नौजवान जो कर्मचारी है उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। जब नौकरी रहेगी नहीं तो पुरानी पेंशन की मांग होगी नहीं। ये मुद्दा बेशक यहाँ पे रखा गया, बहुत महत्वपूर्ण सोच समझकर ये सही में। और सरकार बच्चों के साथ मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिससे सरकारी संस्थानों में इनकी भर्तियां नहीं होना और भर्तियां हो गए तो वो अपने हक अधिकार को जानना सीखेंगे, उनका परिवार पढ़ा लिखा होगा और पढ़ा लिखा समाज कभी भी सरकारों से आवाज़ उठाने का काम करता है। और ये नारा मैंने इस वजह से पहले दिया है, जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा मूल निवासी के नारों से। ये नारा जब पढ़ा लिखा समाज होता है तब उसको ये बात समझ में आती है। चलो ठीक है साहब, मैं अपनी बात को यही विराम देकर मैं अपने वाणी को समाप्त करते हुए मैं अगले वक्ता को अपना समय देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। अगले वक्ता के तौर पर सम्मानीय सरबंस सिंह पटेल साहब, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश, आपसे अनुरोध है आप डाइस पे आके अपनी बात रखें। सम्मानीय पटेल साहब। सभी मूल्यवासियों को नमन करते हुए आज के इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष शकुन प्रधान जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे छोटे बड़े सभी पदाधिकारीगण, भंते जी और आज की अध्यक्षता कर रहे, आज के आंदोलन को गति देने वाले मानवर वामन मेश्राम साहब को जय मूल्यवासी एवं
मंच दीर्घा के सामने बैठे हुए सभी हमारे बुद्धिजीवी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियों, साथियों, मैं अपना ज़्यादा समय स्पीच पर नहीं दूंगा। बाकी एक महत्वपूर्ण बात ज़रूर करूंगा कि हमारा, चाहे वो एससी का आदमी हो चाहे आदिवासी हो, वो ओबीसी पर ब्लेम लगाता है, पिछड़े वर्ग के ऊपर ब्लेम लगाता है कि पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति जागता नहीं। साथियों, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति क्यों जागेगा? उसको जगाने वाला दिन रात तो उसके घर ब्राह्मण जाता है, सुबह से शाम तक। आप लोग क्या जाते हैं उसके घर में उसको जगाने? जब आपका दुश्मन उसके घर जाता है तो ओबीसी उसके कहने पर चलता है। मेरे साथियों, वो परिणाम की चिंता नहीं करता। परिणाम कुछ भी हो, जो उसके घर जाकर उसको मान सम्मान देता है, इसलिए वह ब्राह्मण के साथ रहकर और ब्राह्मण के आंदोलन को गति देता है। मेरे साथियों, आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आप, मेरे 3 बच्चे हैं साथियों, मैं अपने तीनों बच्चों को आने वाले समय पर इस आंदोलन के कार्य में लगाऊंगा। आप लोगों के पास एक पिताजी के पास मेरे को लगता है 4 लड़के, 3 लड़के, 2 लड़के, 1 लड़के होंगे। आप लोग उन लड़कों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और पढ़ाने के बाद उनको नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी ढूंढने के बाद नौकरी में बच्चा लग भी जाता है तो कितना उसकी ज़िंदगी में कितना रुपया कमाएगा मेरे साथियों? ज़्यादा 1 करोड़। और आजकल की ये गवर्नमेंट ब्राह्मणवादी व्यवस्था में 1 करोड़ भी नहीं कमा सकता। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 1 बच्चे को आप कुर्बान करिए, 1 बच्चे को संगठन को दीजिए, ताकि जब आपका 1 बच्चा संगठन को दोगे तो वो अपने समाज के बीच में जाएगा, समाज को जगाने समझाने का प्रयास करेगा। तो हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है बहुत जल्दी हमको सफलता मिलेगी। मेरे साथियों, आप लोग अपना समय यहाँ वहाँ गंवाते हैं, मैं भी गंवाता हूँ, अपने आप को छोड़ नहीं रहा हूँ। साथियों, साहब हमारे 70 साल की उम्र में पर डे कार्यक्रम ले रहे हैं, पर डे। उनसे थोड़ा हमें सीख लेने की ज़रूरत है। उस 70 साल की उम्र में वो बंदा दिन रात काम कर रहा है, दिन रात समाज को जगा रहा है। हम लोग बस जिंदाबाद जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं। इतना करने से कुछ नहीं होगा मेरे साथियों। हम लोगों को प्रण लेना होगा कि साहब अगर पर डे एक कार्यक्रम ले रहे हैं तो हम पर डे पूरे गांव में या पूरे मध्य प्रदेश में या जिले में नहीं जा सकते तो कम से कम 1 व्यक्ति को तो जगा सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मुझे ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को, अगर 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, तो 1 बच्चे को समाज सेवा में ज़रूर लगाएं। जिस दिन समाज सेवा में लगाएंगे उसको सफलता मिलेगी। तो साथियों, अगर भोपाल शहर का या ये उज्जैन शहर का बीच में हम एक प्लाट भी दे देंगे ना, तो करोड़ों अरबों रुपया का प्लाट होगा। साथियों, कितना कमाएगा आपका लड़का? कुछ नहीं कमा पाएगा। सत्ता अगर जिस दिन आ जाएगी उस दिन उसके जेब में पैसा ही पैसा होगा। साथियों, धन्यवाद। साथियों, मेरी आप लोगों ने बात सुना उसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय मूल्यवासी, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय पटेल साहब। अगले हमारे वक्ता सम्मानीय राम भरोसा भील साहब, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर से। आपका स्वागत है सर। डाइस पे आके अपनी बात रखें सम्मानीय भील साहब। आज बामसेफ राष्ट्रीय
मूल निवासी संघ का 34वां राज्य अधिवेशन है और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के माननीय मेश्राम साहब एवं मैं हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। उसके बाद मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। जैसे हमारे इसमें 4 पैराग्राफ है, मतलब 4 पॉइंट है इसमें। मैं बोलना चाहूँगा सीएए पर, जो CAA और NRC पर। तो CAA और NRC, CAA का पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में कहा जाए तो नागरिकता संशोधन कानून 2019। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 6 धार्मिक समुदायों जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है सरकार ने। सम्मानित साथियों, इसके परिणाम क्या होंगे सिर्फ वही बात बताऊंगा। जैसे आसाम वगैरह में चला था, अंतिम सूची में 19 लाख कुछ ज़्यादा लोग NRC की सूची से बाहर हो गए थे, जिसमें मात्र 2,80,000 हमारे मुसलमान भाई थे। बाकी 99% हिंदू अर्थात वे इस देश के नागरिक नहीं रहे हैं। ये जानकर आप नाम इस NRC में सूची में नहीं है। अनेक लोगों ने बहुत आत्महत्याएं भी किए, काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं जो इस सूची से बाहर हो गए हैं। NRC में नाम जुड़वाने के लिए लोगों ने ज़मीन जायदाद सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वो चले हैं अपने कागज दस्तावेज ढूंढने के लिए। भाई हमारा नाम रजिस्टर में जुड़ जाए। सम्मानित साथियों, मौजूदा नागरिक कानून के प्रयोग में कैसे हालात पैदा होंगे। भारत की नागरिकता कानून में कहा गया कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 जो 30 जून 1987 के बीच में हुआ है, वे सभी भारतीय नागरिक हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस देश में हुआ क्या। इससे साबित होता है कि कोई सबूत नहीं है। एकमात्र सबूत प्रमाण पत्र देश में देगा कौन? सरकारी अस्पताल है, स्वास्थ्य विभाग है या स्वीकृत कोई संस्था। अधिकांश लोगों का जन्म घर पर स्थानीय दाइयों के माध्यम से हुआ। उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। देश में आधार से लागू करने का असली मकसद, देश में आधार प्रोजेक्ट 11 साल चल रहा है, पर पैन कार्ड 25 साल से और पासपोर्ट 70 सालों से बन रहे हैं। यदि इस प्रक्रिया में गड़बड़ी है तो गैर नागरिक बाहरी लोगों के नए दस्तावेज बनवा लिए गए हैं। बाहरी लोग NRC के कागजात नहीं बनवा पाएंगे। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पूरे देश में NRC करने के लिए 72,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार NRC की इसमें 17 दिसंबर तक महज 31,313 लोगों को ही मिली है।
तो कहना का मतलब ये है, हमारा जो सीए और एनआरसी बहुत ही खतरनाक चीज़ है हमारे लोगों को, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी लोगों को नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा। तो इसी के माध्यम से मैं एक बार और सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय भील साहब। अगले हमारे वक्ता सम्माननीय भवानी शंकर सैनी साहब, जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर बामसेव, आप डाइस पे आके अपनी बात रखें। सम्माननीय सैनी साहब। धन्यवाद संचालन जी। आज हमारे बामसेव के 34वें अधिवेशन में मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित करता हूँ। हमारे बीच मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते माननीय मेश्राम जी को मैं नमन और वंदन करता हूँ, और हमारे साथी जो कि मंच पर विराजमान हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, संगठन की बात आ रही है तो संगठन की बात मैं ये कहना चाहता हूँ, संगठन मजबूत हो कैसे। संगठन की बात पर मैं एक और आपको अपना विचार रखना चाहता हूँ। संगठन एक पेड़ होता है और पेड़ की जड़ें अभी अपनी खोखला हैं, और खोखला क्यों हैं उसका कारण ये है कि हम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, और उन जड़ों को पानी नहीं दे पा रहे हैं, और उनमें पानी ना जाने से वृक्ष में फूल नहीं लग रहे हैं। और फूल क्या है? फूल हमारे बच्चे हैं। यदि आज हम अपने बच्चों को ये विचारधारा से अवगत कराएंगे, एक एक बच्चे को जाके बताएंगे और एक एक बच्चे को हम समझाएंगे, समाज के बीच में उठना बैठना सिखाएंगे, बुजुर्गों को के बीच में बैठना उठना सिखाएंगे, तब हमको अपने समाज के प्रति जागरूकता आएगी। जब हमारे बच्चों के प्रति जागरूकता आएगी तो स्वाभाविक है हमारे बच्चों का शोषण कोई नहीं कर पाएगा, हमारे बच्चों को कोई नहीं भटका पाएगा, हमारे बच्चों को बजरंग दल में नहीं ले जाएगा, हमारे बच्चों को शिवसेना में नहीं ले जाएगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा और विचारधाराओं से हमारे महापुरुषों की अवगत नहीं कराएंगे, तब तक हम संगठन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। संगठन को बढ़ाने की जिम्मेदारी जितनी माँ बाप की है, उसी भागीदारी को निभाते हुए वो अपने बच्चों को यदि शिक्षा दें तो हम आगे चल के मजबूती से खड़े होंगे, और जब मजबूती से खड़े होंगे तो हमारा सामना कोई नहीं कर पाएगा। हमें यहाँ पे बार बार इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा। क्यों? आज हम क्यों इकट्ठे होते हैं? क्योंकि हम सुनते हैं, चिल्लाते हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते विचारधाराओं से। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को मोबाइल शिक्षा की ओर जरूर भेजते हैं, पर लेकिन विचारों की ओर नहीं भेजते हमारे महापुरुषों की। जब तक हम अपने महापुरुषों की विचारधारा उनके अंदर नहीं डालेंगे, तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, समय बहुत कम है, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, पर क्या है कि हमको हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय जी को सुनना है, तो इसलिए मैं अपनी इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम, जय ज्योतिबा, जय क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले वक्ता सम्मानीय एडवोकेट जगदीश द्रविड़ जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। सम्मानीय जगदीश द्रविड़ जी। आज की इस राज्य अधिवेशन में मंच पर आसीन बहुजन नायक परम सम्मानित मेश्राम साहब और उनके साथ बैठे हुए मंच पर सभी मूल निवासी बहन और भाई, सम्मानित लीडरगण, और आप जो सामने बैठे हैं सभी बहन और भाइयों, मेरे मध्य प्रदेश के बहन भाई, आप हम सब मिलकर के हमारे लीडर सम्मानित मेश्राम साहब की बात को सुनने के लिए आज इस अधिवेशन के रूप में इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस ज़मीन पर हम बैठे हैं,
इस उज्जैनी नगरी में एक समय सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व यहाँ के गवर्नर रहे और उस समय से लेके आज तक यहाँ आर्य वर्सेस मूल निवासी लोगों की मालवा में भी लड़ाई चलती रही है। मैं साहब से कहना चाहता हूँ कि इस मालवा के बारे में एक कहावत है, मालव मटे गहन गंभीर डग डग रोटी पक पक नीर। ये जो मालवा की भूमि है, यहाँ बड़े बड़े आक्रांत आए और बड़े आसानी से इसे लूट कर ले गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी उसके प्रति उठ खड़ा होकर के उससे विरोध करने का प्रयास नहीं किया। इतिहास है, अलग बात है। 7 मिनट का मेरे पास टाइम है। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और भाम से संगठन में मुझे जो ये जिम्मेदारी दी है, ये 14 फरवरी 2025 को मिली है सम्मानित सर, और अगली जो 2026 का 14 फरवरी का समय होगा, मैं आज आप सब साथियों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हम सब पूरा प्रयास करके 14 फरवरी को हम भोपाल में, जहाँ से मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा था, उसी ज़मीन के ऊपर मैं सम्मानित साहब को आज ही उसके लिए रजामंद करना चाहता हूँ कि भोपाल में आपकी खुली सभा होगी और दमदार सभा होगी और पूरे मालवा के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुजन नायक कांसीराम साहब की सभा में मैं पहली बार वहाँ गया था और जब हमने उनकी बात सुनी, उससे पहले मैंने आपकी भी बात सुनी थी। आप आस्था में आए थे। आस्था का एक जैन धर्मशाला में जब मैं 11वीं या 10वीं का छात्र था, आपकी बात मैंने उस समय सुनी थी। कहीं न कहीं उस समय से मैं आपसे प्रभावित रहा और बीच में ऐसे बहुत सारे मोड़ आए। हम लोगों ने लगातार काम किया बहुजन विचारधारा का, और इस मालवा में हमने लोगों को मात्र तैयारी नहीं की, हमने वोट में भी बदला है सर। और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की जो वामसिप यूनिट ने हम पे भरोसा किया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम उस काम को पूरा करेंगे। ये जो मेरे को जिस विषय के लिए यहाँ पर अभी जो है नाम मेरा इसमें जिक्र है, ये 13 अप्रैल 1947 का जो बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस तारीख को वो संविधान सभा का जिक्र है। उसमें जो हमारे देश की संविधान सभा उस समय थी, उसमें उन्होंने जो बात रखी थी, उसमें महत्वपूर्ण बात थी सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति। ये 2 बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर बात कर रहे थे, तो उन्होंने महत्वपूर्ण जो 2 बात उस समय कही, उसका जिक्र मैं यहाँ 1 मिनट के लिए करना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति, किसी को आपको बर्बाद करना है तो उसका जो शिक्षा है वो उससे छीन लीजिए, उसका इनकम आप उससे छीन लीजिए, उसको समाज में नीचा गिरा दीजिए, अपने आप वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो जो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने बात रखी थी कि भारत के लोगों को, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए और सामाजिक रूप में उनको बराबरी में मिलाने के लिए हमें संविधान में इंतजाम करना है और आगे जाके उसके लिए काम करना है। मामन मेसराम साहब और बामसेब के वो तमाम लीडर जो इस समय और इससे पहले जिन्होंने काम किया, सभी का एकमात्र ध्येय है, हम भारत के मूल निवासी बहन और भाइयों से कि हम इनके मकसद को समझें, हम इनके उद्देश्य को समझें, और उद्देश्य को समझने के बाद क्या सामग्री हमारे पास है, क्या सावधानी से हमें काम करना है, किस विधि से हमें काम करना है, ताकि ये जो प्रयोग हमें मिला है सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति का, भारत में हमें रूल करने का, वो कैसे होगा, इस प्रयोग में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये सारी बातें हमें समझने की जरूरत है। ये जो मंच होता है, यहाँ हम लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकते। मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ और आप लोगों के बीच में आने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 14 फरवरी से लेके आज तक मैंने 3 जिले में अधिवेशन किए हैं
और मालवा के सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं और हमारे सम्मानित अध्यक्ष मौर्य साहब से अनुरोध करना चाहता हूं और भारत मुक्ति मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी मध्य प्रदेश के हैं, हमें फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं, सम्मानित मेश्राम साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे अनुशासित तरीके से, पूरी सूझबूझ के साथ रिजल्ट निकालने की ज़रूरत है। अगली तैयारी हमारी आज से यही रहेगी मालवा में कि हम जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यक्रम हो, आप सब उसमें बड़ी संख्या में जोड़ें और युवाओं को उससे जोड़ें। मैं युवाओं की तरफ विशेष ध्यान देना चाह रहा हूँ, युवाओं साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। आज भी हमारे साथ अधिकतर युवा ही आए हैं। युवा जब तक हमारे संगठन से नहीं जुड़ेंगे, हम जो साहब का जो अगला जो टारगेट है कि हमने जो काम करना था वो कर दिया, लेकिन अब हमें भीड़ को सामने लाना है, हमें रोड पे जो जन आंदोलन करना है, उसका वो सपना तभी साकार होगा जब युवा हमसे जुड़ेगा। अगली बात अगले सत्र में, अगले अधिवेशन में, अगली मीटिंग में। आज के लिए इतना बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय द्रविड़ जी। अगले वक्ता सम्मानीय अंगद सिंह कुशवाहा साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश। आपसे अनुरोध है डाइस पे आके अपनी बात रखें। सम्मानीय अंगद सिंह कुशवाहा साहब। सम्मानीय साथियों, अपनी बात रखने से पहले मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और आज 34वें राष्ट्रीय राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानीय मूल निवासी नायक सम्मानीय बामन मेश्राम साहब, मंच में सभी संगठन के पदाधिकारीगण और दूर दराज से आए हुए मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता साथी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज इस मालवा की धरती पर उज्जैन में जो राज्य अधिवेशन चल रहा है, तो साथियों इसमें दूसरे सत्र में जो विषय लगे हैं, मैं उन विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। पहला विषय है मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार ने सभी विभागों में अस्थायी कर्मचारी और दैनिक उपभोगी कर्मचारी, उसके बाद समुदाय कर्मचारी और अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और ठेके के आधार पर जो कर्मचारियों की नियुक्ति का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, वो बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी हाल में एक कार्यक्रम किया है मोहन सरकार ने कि मध्य प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल थे, वर्तमान की सरकार ने उस स्कूलों को बंद करने का कार्यक्रम चालू कर दिया है। साथियों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद किया गया और उसका जो कार्यक्रम राष्ट्रीय विद्यार्थी मोर्चा के तत्वाधान में 18 जुलाई को जो कार्यक्रम लखनऊ की धरती पर किया गया, लखनऊ विधानसभा को घेरने का कार्यक्रम किया गया माननीय चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा, तो उस समय उस आंदोलन की वजह से वहाँ की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को डर के और भयभीत होके उस कानून को वापस लेना पड़ा। साथियों मेरा कहने का, लेकिन उस समय उस उत्तर प्रदेश की सरकार ने चौधरी विकास पटेल का नाम लिए बगैर हाई कोर्ट का वो निर्णय दिया कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सरकारी स्कूल बंद नहीं कर सकते हैं। ये एक साजिश है, क्योंकि सरकारी स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो बहुजन समाज के लोग गांव लेवल पे बड़े पैमाने पे हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित करने का ये षड्यंत्र है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक शिक्षा, हमारे जो मूल निवासी समाज के बच्चों को शिक्षा का अधिकार से वंचित करना चाहते हो, यदि उनको वंचित करोगे तो हम मध्य प्रदेश की धरती से खदेड़ने का काम भी हम लोग करेंगे। तो साथियों, ये दूसरा जो कार्यक्रम है
बड़े पैमाने पर आजकल मैंने देखा है, सावन का महीना है, इस देश में ब्राह्मण व्यवस्था। साथियों, जो सावन का महीना है, पर्ची आ गई है, कोई बात नहीं, मैं साहब को सुनूंगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर आरएसएस इस समय ब्राह्मण भयभीत है। ब्राह्मण क्यों भयभीत है, उसको कहीं जगह नहीं है। उसने हिंदू का जो नाम लेके इस वर्ग को यानी ओबीसी एससी एसटी को बरगलाने का काम किया, तो उस समय जब हिंदू कोई धर्म नहीं है, इस प्रकार का कंसेप्ट लगा के पूरे देश में साहब के द्वारा वामसेव संगठन ने इस कार्यक्रम को लगाया और हिंदू का पर्दाफाश करने के बाद तो उन्होंने अपना रास्ता बदला, वो सनातन करने लगे। जब सनातन की बात आई तो वामसेव संगठन ने सनातन शब्द को भी कहा, एत धम्मो सनातनम, ये बुद्ध की कथाओं से चोरी किया हुआ कंसेप्ट है। तो फिर से ब्राह्मण फिर से हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है, यानी छटपटाने का काम कर रहा है। तो साथियों, दूसरा जो मैं आप लोगों को जो इस देश में जिस प्रकार से ओबीसी के लोगों को करना ये संचालक की जिम्मेदारी है, इसलिए समय सीमा 5 मिनट में अपनी बात रखें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगले वक्ता सम्मानीय जगन्नाथ बागड़ी साहब, संभागीय अध्यक्ष उज्जैन अजाक्स, आपसे अनुरोध है कि आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सम्मानीय बागड़ी साहब। जय भीम साहब। बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे बीच में इस वामसेव के अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय मेश्राम साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मंच पे बैठे सभी साथियों को प्रणाम करता हूं, और जो सामने सारे कट्टर लोग जो काम करते हैं फील्ड में, उनको नमन करता हूं। मध्य प्रदेश आजाद के माध्यम से हम लोग बैकलॉग पदों की पूर्ति, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपका। मध्य प्रदेश में कम से कम 1 लाख बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भर्ती के लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन आजाद भी उसमें एक कंटेंट है उसका, और आजाद का जो आंदोलन है बहुत लंबे समय से चल रहा है। मैं साहब से विनती करूंगा कि उसको राष्ट्रीय स्तर पे इसको ले जाएं, बैकलॉग पदों की पूर्ति वाला मसला, जिसमें हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार मिलेगा। और एक इशू जो आपका आया है संविदा कर्मचारियों को, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जारी उन्होंने कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में भी लोगों की सारी उन्होंने सुविधाओं को छीन लिया है। आदिवासियों को भी उन्होंने 5वीं 6ठी अनुसूची के लिए सारी जो सुविधाएँ मिलती हैं वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। उसका बेसिक रीज़न सिर्फ ये है कि उन्होंने भारत का संविधान एक तरह से बदल दिया। आईपीएस की सारी धाराओं को उन्होंने बीएनएस कर दिया। तो हमारी जो लड़ाई है भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। भारत के संविधान में सारे हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम सबसे पहले जो आईपीसी है उसको वापस पुनः लागू करा जाए, क्योंकि बहुत सारे वकीलों को यही नहीं मालूम है कि बीएनएस में कौन सी धाराएँ हैं और आईपीएस में कौन सी धारा है। ये भी विवाद बहुत सारा चला। तो मैं साहब से विनती करूँगा कि जो मौलिक स्वरूप है संविधान का वो हमेशा कायम रहे, स्थायी रहे, वो सारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उज्जैन में पधार कर आपने इस गौरवशाली कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आपको पुनः साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अगले वक्ता के तौर पर आयुष्मती प्रेमलता सेल मैडम, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ, आपसे अनुरोध है डाइस पे आके आप अपनी बात रखें। आयुष्मती प्रेमलता सेल मैडम। जय मूल्यवासी,
जय मूल निवासी। ऐसा कहा जाता है कि जिस शहर में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है। जिस शहर में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जहाँ के लोगों की शिक्षा खत्म कर दी जाए वहाँ की नस्लें खराब हो जाती है। साथियों, आप लोगों के बच्चों की नस्लों को खराब करने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इसकी जानकारी होने के बावजूद भी हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं और हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। सबसे बड़ी दुख भरी बात ये है कि हमें जानकारी होने के बावजूद भी हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाए। जैसा कि कहा गया है कि 1947 में बाबा साहब ने कहा था, जिस जाति या जिस कौम में जन्म लिया है उसके उत्थान के लिए कार्य कीजिए। जैसा कि मेश्राम साहब जिस नस्ल में, जिस जाति में जन्म लिया है, जिन लोगों के बहुजन समाज में जन्म लिया है, उनके उत्थान के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमको भी अपने समाज में, अपने लोगों में जन जागृति लाने के लिए रात और दिन काम करना होगा। जैसे कि ब्राह्मण लोग, उसका छोटा सा छोटा बच्चा भी शिक्षा देता है बड़े बड़े लोगों को, और हमारे बड़े से बड़े लोग भी उनके चरण स्पर्श करते हैं। उनकी महिलाएं भी, उनका छोटा बच्चा भी लगातार अपने मनुवादी संगठन को बचाने के लिए काम करता है। लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, हमारे अपने घर से आज अपने साथ अपने 50% महिलाओं को साथ में नहीं लेके आए। साथियों, आपने उनके लिए कार्यक्रम नहीं बनाया तो ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों ने उनके लिए कार्यक्रम तैयार करके रखा होगा। आपके घर में आज आपकी पत्नी, आपके बच्चे टीवी पर रामायण, महाभारत और झगड़े फैलाने वाले कार्यक्रम देख रहे होंगे, और आप लोग यहाँ पर खाली अकेले आए हो, जिसका खामियाजा बरसों तक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि 50% महिला अगर साथ में आती तो आपको अपने साथ बच्चों को भी लेकर आती, और आपके बच्चों को कोई बजरंग दल में, कोई आरएसएस में, कोई संगठन में बहका कर ले जाने नहीं पाता। क्योंकि आपके घर की महिला खुद आपके बच्चों को जागृत करती, पहले खुद जागृत होती और वो अपने बच्चों को भी अपने साथ में जागृत करती। तो आप लोग नहीं चाहते कि आपके घर की महिलाएं जागृत हो। साथियों, अभी रक्षाबंधन का त्योहार गया, अभी आप लोगों की जेबें कितनी खाली हुई।